आज से 5 साल पहले आपने खुद से क्या वादा किया था? एक नई लैंग्वेज सीखनी है, हेल्थ पर ध्यान देना है, वो बिजनेस आइडिया जिसे बस कागज से हकीकत में लाना था। कहाँ गए वो सारे प्लान्स, वो सारे सपने, वो एक ही जवाब की दीवार के पीछे छिप गए? कल करूंगा, और वो कल आज तक नहीं आया, है ना? हम इसे आलस का नाम देकर खुद को कोसते हैं, पर साइंस कुछ और ही कहता है। वो कहता है कि यह आपके दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक ढाल जो आपको फेलियर से नहीं बल्कि शायद सफलता से बचा रही है। यह आवाज सिर्फ आपकी नहीं है, यह हम सबके अंदर की कहानी है। यह आलस नहीं, यह आपके अंदर छिपा एक डर है, एक उलझन है जिसे आप आज तक समझ नहीं पाए। जेन बी बुर्का और लेनोरा एम यूएन की यह किताब आपको डांटती नहीं है, बल्कि पहली बार आपको समझाती है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। यह एक दवा की तरह है जो सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि उसकी जड़ को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, टालमटोल की असलियत। हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग काम टालते हैं वह आलसी होते हैं या शायद उनमें डिसिप्लिन की कमी है। दुनिया उन्हें कामचोर या कमजोर समझती है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल सिर्फ आलस का दूसरा नाम नहीं है, यह एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल चीज है। एग्जाम्पल, एक लड़की थी प्रिया जो अपने ऑफिस का सबसे महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन महीनों तक टालती रही। सबको लगा वह कामचोर है, पर असल में उसे डर था कि अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ तो उसकी प्रमोशन रुक जाएगी। यह आलस्य नहीं, यह डर था। ऑथर्स कहते हैं, Procrastination is a complex psychological behavior that reflects our deepest feelings about ourselves। यह हमारे अंदर की भावनाओं को दिखाता है, जैसे फेलियर का डर या परफेक्ट ना होने का डर। यह कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग का एक तरीका है आपको मुश्किल फीलिंग्स से बचाने का। जब आप यह समझ जाएंगे तो आप खुद को कोसना बंद कर देंगे और हल ढूंढना शुरू करेंगे। चैप्टर 2, डर का चक्र। टालमटोल का सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से हम एक्शन नहीं ले पाते वो है डर। एक अनजाना सा डर जो हमें रोक देता है। यह डर कई चेहरे लगाकर आता है। असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, या फिर खुद की ही नजरों में गिर जाने का डर। एग्जाम्पल, एक लड़का था अमन, वो एक बहुत अच्छा सिंगर था। उसके दोस्त हमेशा उसे सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहते थे, पर वह हर बार मना कर देता। अभी तैयारी अच्छी नहीं है। असल में वह यह सोचकर डरता था कि अगर मैं हार गया तो सब मुझ पर हंसेंगे। यह डर एक चक्रव्यूह की तरह है। आप काम शुरू करने से डरते हैं, इसलिए आप उसे टालते हैं, और जब आप उसे टालते हैं तो आपका डर और भी बढ़ जाता है। यह किताब हमें सिखाती है कि इस डर को दुश्मन नहीं दोस्त बनाना है। यह डर आपको बता रहा है कि यह काम आपके लिए मैटर करता है, और जिस चीज की वैल्यू होती है उसमें थोड़ा डर लगना नॉर्मल है। चैप्टर 3, सक्सेस से भी डर लगता है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, पर हम में से कई लोग सक्सेस से भी डरते हैं। हाँ, कामयाबी से यह एक ऐसा डर है जिसे हम पहचानते भी नहीं। हमें लगता है कि अगर हम सफल हो गए तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, उस सक्सेस को बनाए रखने का प्रेशर आ जाएगा, और उस प्रेशर से हम घबराते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की थी नेहा जो कमाल का खाना बनाती थी।
सबने उसे अपना छोटा सा कैफे खोलने को कहा, पर उसने कभी हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर कैफे चल पड़ा तो उसे हमेशा वैसा ही अच्छा खाना बनाना पड़ेगा। वो उस प्रेशर से डरती थी। सक्सेस का डर असल में उस सक्सेस को मेंटेन करने का डर है। एक बार टॉप पर पहुंच गए तो वहां टिके रहने का दबाव, और इस दबाव से बचने के लिए हमारा दिमाग कहता है शुरू ही मत करो। याद रखिए, आपका पोटेंशियल किसी पहाड़ की चोटी जैसा है। उस पर चढ़ने से डरना नेचुरल है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप जिंदगी भर नीचे ही खड़े रहें। एक कदम बढ़ाइए, बाकी रास्ते खुद खुलेंगे। चैप्टर 4, कंट्रोल की लड़ाई। कभी कभी टालमटोल हमारे कंट्रोल करने का एक साइलेंट तरीका होता है। यह एक तरह की पैसिव रिबेलियन है, एक शांत बगावत। जब हमें लगता है कि जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चल रही या कोई हम पर हुक्म चला रहा है, तो हम काम को टालकर अंदर ही अंदर अपनी पावर दिखाते हैं। एग्जाम्पल, एक टीनेजर था रोहन। उसकी माँ उसे हमेशा अपना कमरा साफ करने को कहती थी। वो जानता था कि यह जरूरी है, पर वह जानबूझकर नहीं करता था। कमरा गंदा रखकर उसे लगता था कि यह एक ऐसी चीज है जो सिर्फ उसके कंट्रोल में है। यह एक साइलेंट प्रोटेस्ट है। आप सामने से ना नहीं कहते, पर आप काम को डिले करके अपना मैसेज दे देते हैं। आप मुझे बता तो सकते हैं कि क्या करना है, पर कब करना है यह मैं तय करूंगा। यह समझना जरूरी है कि असली कंट्रोल काम को टालने में नहीं, बल्कि उसे अपनी मर्जी से अपने टाइम पर करने में है। जब आप कंट्रोल की यह लड़ाई छोड़ देंगे तो आप अपनी एनर्जी सही जगह लगा पाएंगे। चैप्टर 5, परफेक्शनिज्म का जाल। एक सोच है जो कहती है ऑल और नथिंग, या तो सब कुछ परफेक्ट होगा या कुछ नहीं। यह सोच प्रोक्रास्टिनेशन की सबसे अच्छी दोस्त है। जो लोग हर काम को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, वह अक्सर उसे शुरू ही नहीं कर पाते, क्योंकि परफेक्ट की कोई आखिरी मंजिल नहीं होती। वो बस एक इल्यूजन है। एग्जाम्पल, एक राइटर था जिसे एक किताब लिखनी थी। वो महीनों तक पहले पन्ने को घूरता रहा, क्योंकि वो उस परफेक्ट ओपनिंग लाइन का इंतजार कर रहा था। वो यह सोचकर ही पैरालाइज्ड था कि अगर शुरुआत परफेक्ट नहीं हुई तो पूरी किताब बेकार हो जाएगी। परफेक्शनिज्म आपसे कहता है गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, और जब गलती का डर इतना बड़ा हो तो कुछ ना करना ही ज्यादा सेफ लगता है। हम काम को इसलिए नहीं टालते कि हमें परवाह नहीं, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें कुछ ज्यादा ही परवाह होती है। इस जाल से निकलने का एक ही रास्ता है। गुड इनफ इज द न्यू परफेक्ट, यानी ठीक ठाक भी चलेगा। पहला कदम उठाइए, भले ही वह परफेक्ट ना हो, क्योंकि एक इम्परफेक्ट शुरुआत एक परफेक्ट सोच से हमेशा बेहतर होती है। चैप्टर 6, समय को समझना। प्रोक्रास्टिनेटर्स का समय के साथ एक बहुत अजीब और अनोखा रिश्ता होता है। वह समय को अपना दोस्त नहीं दुश्मन समझते हैं, या फिर एक ऐसी चीज जिसे मोड़ा जा सकता है। वो फ्यूचर को लेकर अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। उन्हें हमेशा लगता है आज टाइम नहीं है, पर कल मेरे पास मैजिकली बहुत टाइम होगा, पर वो कल कभी नहीं आता। एग्जाम्पल, रिया को एक हफ्ते में अपना असाइनमेंट जमा करना था। पहले दिन उसने सोचा अभी तो 6 दिन है। 5वें दिन उसने सोचा कल पूरा दिन है, कर लूंगी। और आखिरी रात वो पैनिक में जागकर जैसे तैसे काम पूरा कर रही थी। उसने यह अंदाजा ही नहीं लगाया कि काम को करने में असल में कितना वक्त लगेगा। हम फ्यूचर के आप पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। हमें लगता है कि फ्यूचर सेल्फ ज्यादा मोटिवेटेड होगा,
ज्यादा एनर्जेटिक होगा और उसके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। पर सच तो यह है कि कल का आप भी आज के आप जैसा ही होगा। जेन बी बुर्का कहती हैं, हम समय को एक ऐसी चीज समझते हैं जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर असल में समय हमें कंट्रोल करता है। जब आप समय की इज्जत करना सीखते हैं तो आप उसे टालते नहीं बल्कि उसका सही इस्तेमाल करते हैं। आप यह समझते हैं कि जो आज है वही सच है, कल सिर्फ एक इल्यूजन है। चैप्टर 7 अंदर की आवाज। हमारे अंदर एक आवाज होती है, एक इनर क्रिटिक जो हमें लगातार जज करती है और बताती है कि हम काफी नहीं हैं। यह आवाज हमारे कॉन्फिडेंस को खा जाती है। वो हमेशा फुसफुसाती है, तुम यह नहीं कर सकते, तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, अगर फेल हो गए तो। और यही आवाज प्रोक्रेस्टिनेशन को ताकत देती है। एग्जाम्पल, एक लड़की थी सीमा जो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छी होना चाहती थी, पर जब भी वह स्टेज पर जाने का सोचती उसके अंदर से आवाज आती, सब तुम पर हंसेंगे, तुम्हारी आवाज कांपने लगेगी। यह उसके बचपन की आवाज थी। जब एक बार स्कूल में उसके साथ ऐसा हुआ था, यह आवाज इतनी बार हमारे दिमाग में एक ही बात दोहराती है कि हम उसे सच मानने लगते हैं और उस सच से बचने के लिए हम उस काम को ही टाल देते हैं जो उस आवाज को ट्रिगर करता है। इस आवाज को चुप कराने का तरीका उससे लड़ना नहीं है बल्कि उसे समझना है। अगली बार जब वो आवाज आए तो उससे पूछिए, तुम मुझे किस चीज से बचाने की कोशिश कर रही हो? आप पाएंगे कि वह क्रिटिक भी आपको इन्मेशन से बचाने की कोशिश कर रहा है। जब आप उस आवाज के इरादे को समझ जाते हैं तो उसकी ताकत कम हो जाती है। आप उसे शुक्रिया कह सकते हैं आपकी चिंता करने के लिए और फिर भी वह काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। चैप्टर 8 छोटे स्टेप्स की ताकत। जब कोई काम बहुत बड़ा होता है तो वह एक पहाड़ जैसा लगता है और उस पहाड़ को देखकर ही हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है। हम सोचते हैं यह तो कभी खत्म ही नहीं होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन का यह एक बहुत बड़ा कारण है। टास्क का बहुत बड़ा और डरावना दिखना। हमारा दिमाग ओवरवेलिंग चीजों से दूर भागता है। यह उसका नेचुरल रिस्पांस है। एग्जाम्पल, एक आदमी को अपनी पूरी गैरेज साफ करनी थी। वो जब भी उस मेज को देखता उसका सिर घूम जाता। वो महीनों तक टालता रहा। फिर एक दिन उसके दोस्त ने कहा, पूरी गैराज नहीं, आज सिर्फ 10 मिनट के लिए वो सामने वाला कॉर्नर साफ कर। उसने वैसा ही किया और धीरे धीरे 10 से 10 मिनट करके एक महीने में पूरी गैराज साफ हो गई। ऑथर्स इसे 10 स्विस चीज मेथड कहते हैं, यानी अपने बड़े से काम में छोटे छोटे छेद कीजिए। अगर किताब लिखनी है तो आज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखिए। अगर एक्सरसाइज करनी है तो आज सिर्फ 5 मिनट वॉक कीजिए। यह छोटे स्टेप्स 2 काम करते हैं। पहला, यह उस काम का डर कम कर देते हैं। दूसरा, यह आपको मोमेंटम देते हैं। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो रुकना मुश्किल हो जाता है। सफर 1000 मील का ही क्यों ना हो, शुरुआत हमेशा एक कदम से होती है। चैप्टर 9 डेडलाइन का मनोविज्ञान। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं, मैं प्रेशर में अच्छा काम करता हूं। वह आखिरी पल का इंतजार करते हैं। यह उनके लिए एक हाई स्टेक्स गेम जैसा होता है। डेडलाइन उनके लिए एक ट्रिगर की तरह काम करती है जो उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर देती है। एड्रेनलिन रश उन्हें एक अस्थायी ऊर्जा देता है और उन्हें लगता है कि वो एफिशिएंट है। एग्जाम्पल, एक कॉलेज स्टूडेंट था राहुल जो पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ता था।
लेकिन एग्जाम से एक रात पहले वो 10 कप कॉफी पीकर पूरी किताब पढ़ लेता था और पास भी हो जाता था। उसे उस एड्रेनालाइन रश की आदत हो गई थी। यह एक खतरनाक खेल है क्योंकि आप हर बार नहीं जीत सकते। डेडलाइन पर काम करने से जो स्ट्रेस और एंजाइटी होती है वह आपकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। आप काम पूरा तो कर लेते हैं, पर उसकी क्वालिटी वैसी नहीं होती जैसी हो सकती थी। इस आदत को तोड़ने के लिए आपको खुद की डेडलाइंस बनानी होंगी। अगर असली डेडलाइन 30 तारीख है तो आप अपने लिए 25 तारीख की डेडलाइन सेट कीजिए। अपने दिमाग को प्रेशर महसूस करने के लिए एक झूठी पर सीरियस डेडलाइन दीजिए। चैप्टर 10 अपने दिमाग को दोबारा वायर करना। टालमटोल एक गहरी आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। यह कोई परमानेंट पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है। यह सिर्फ एक सीखा हुआ बिहेवियर है। यह आपके दिमाग में बने कुछ न्यूरल पैथर्स हैं जो सालों से एक ही पैटर्न पर चल रहे हैं। उन्हें बदलने के लिए प्रैक्टिस और पैटर्न्स चाहिए। आपको अपने दिमाग को रिट्रेन करना होगा। एग्जाम्पल, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था जो कोल्ड कॉल्स करने से नफरत करता था। वो उसे हमेशा टालता था। उसके मन में आता मुझे यह करना पड़ेगा। फिर उसने अपनी सोच बदली। उसने कहना शुरू किया, मैं यह करना चुनता हूं क्योंकि यह मुझे मेरे टारगेट के पास ले जाएगा। आई हैव टू से आई चूज टू का यह शिफ्ट बहुत पावरफुल था। पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। यह पहचानिए कि आप कब, क्यों और किन कामों को टालते हैं। क्या आप थकने पर टालते हैं, या जब आप किसी काम से बोर हो जाते हैं, या जब आपको किसी काम से डर लगता है? अपने पैटर्न को पहचानिए। दूसरा कदम है सेल्फ कंपेशन। जब आप काम टाल दें तो खुद को सजा मत दीजिए। गिल्ट महसूस करने से कुछ नहीं बदलेगा। खुद से कहिए, ठीक है, आज ऐसा हो गया, कल मैं इसे बेहतर तरीके से हैंडल करूंगा। माफ करना और फिर से शुरू करना, यही बदलाव की असली चाबी है। और आखिरी कदम है छोटे छोटे वादे करना और उन्हें निभाना। खुद से कहिए, मैं यह काम सिर्फ 15 मिनट करूंगा, और फिर उस 15 मिनट के वादे को निभाइए। जब आपका दिमाग देखेगा कि आप अपने वादे पूरे कर रहे हैं तो उसका आप पर भरोसा बढ़ेगा और धीरे धीरे टालमटोल की पुरानी आदत एक्शन लेने की नई आदत में बदल जाएगी। चैप्टर 11 डिस्ट्रैक्शंस का मायाजाल। आज की दुनिया में टालमटोल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। हमारा फोन, सोशल मीडिया, एंडलेस नोटिफिकेशंस, यह सब हमें काम से दूर खींचने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ हमारा टाइम नहीं लेते बल्कि हमारी मेंटल एनर्जी भी खत्म कर देते हैं। एक बार डिस्ट्रैक्ट होने के बाद वापस फोकस करने में बहुत मेहनत लगती है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट था कबीर जिसे हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ना था। उसने किताब खोली पर तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने सोचा बस 1 मिनट देख लेता हूं, और वो 1 मिनट 2 घंटे की माइंडलेस स्क्रॉलिंग में बदल गया। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। मुश्किल चैप्टर पढ़ने से ज्यादा आसान है। फनी वीडियो देखना, यह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एक जाल है। हम अस्थायी मजे के लिए लॉन्ग टर्म गोल को कुर्बान कर देते हैं। इस मायाजाल से निकलने के लिए आपको अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल करना होगा। जब काम कर रहे हो तो फोन को साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख दें। अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को बंद कर दें। अपने फोकस के लिए एक फोर्ट बनाएं, एक किला जहां डिस्ट्रैक्शंस की एंट्री मना हो। चैप्टर 12 रिवॉर्ड का विज्ञान। हमारा दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करता है।
जब हम कोई मजेदार काम करते हैं, जैसे वीडियो गेम खेलना, तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। प्रोक्रेस्टिनेशन में यही साइंस हमारे खिलाफ काम करता है। एक मुश्किल काम में रिवॉर्ड बहुत देर बाद मिलता है, लेकिन काम टालने का रिवॉर्ड तुरंत मिलता है। वो है रिलीफ, आराम, स्ट्रेस से अस्थायी छुटकारा। एग्जाम्पल, एक महिला को अपनी टैक्स फाइल करनी थी। यह एक बोरिंग और मुश्किल काम था। जब भी वह उसके बारे में सोचती उसे स्ट्रेस होता, इसलिए वह उसे टालकर अपनी फेवरेट वेब सीरीज देखने लगती। सीरीज देखने से उसे तुरंत खुशी मिलती और टैक्स फाइलिंग का स्ट्रेस थोड़ी देर के लिए चला जाता। इस सिस्टम को बदलने के लिए आपको खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देने होंगे। अपने मुश्किल काम को छोटे पार्ट्स में बांटिए और हर हिस्सा पूरा होने पर खुद को एक छोटा सा ट्रीट दीजिए, जैसे 10 मिनट का म्यूजिक ब्रेक या एक कप चाय। जब आपका दिमाग यह सीख जाएगा कि मुश्किल काम करने से भी छोटे छोटे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो वह उसे टालना बंद कर देगा। आप अपने दिमाग को ट्रिक नहीं कर रहे, बल्कि उसे एक्शन लेने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। चैप्टर 13, जब काम बोरिंग हो। चलिए मानते हैं कि हर काम एक्साइटिंग नहीं होता। कुछ काम सच में बहुत बोरिंग होते हैं, और जब कोई काम बोरिंग होता है तो हमारा दिमाग उसे टालने के 1000 बहाने ढूंढ लेता है। बोर्डम एक बहुत पावरफुल फीलिंग है जो हमें असुविधा देती है, और हम उस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वह फोन चलाना हो या बस खाली बैठे रहना। एग्जाम्पल, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर था जिसका काम था दिन भर नंबर्स को स्प्रेडशीट में डालना। यह काम बहुत मोनोटोनस और बोरिंग था। वो हर 1 घंटे में 15 मिनट की कॉफी ब्रेक लेता, दोस्तों से बातें करता, बस उस काम से बचने के लिए। इस प्रॉब्लम का एक सल्यूशन है, उस बोरिंग काम में कोई चैलेंज ढूंढना। क्या आप उस काम को पहले से ज्यादा स्पीड में कर सकते हैं? क्या आप उसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं? उसे एक गेम बना दीजिए और खुद के ही हाई स्कोर को बीट करने की कोशिश कीजिए। दूसरा तरीका है उस काम को किसी मजेदार चीज के साथ जोड़ना। अगर आपको घर साफ करना है तो साथ में अपना फेवरेट म्यूजिक या पॉडकास्ट चलाइए। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। एक ऐसा काम जो आपको करना है, उसे एक ऐसे काम के साथ जोड़ना जो आप करना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, उस बोरिंग काम के पीछे का क्यों याद रखिए। वो डाटा एंट्री शायद बोरिंग है, पर उससे आपको सैलरी मिलती है जिससे आप अपना घर चलाते हैं। जब आप बड़ी पिक्चर देखते हैं तो छोटे और बोरिंग काम भी मीनिंगफुल लगने लगते हैं। चैप्टर 14, परिवार और परवरिश। प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ें अक्सर हमारे बचपन में छिपी होती हैं। हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स और हमारा शुरुआती एनवायरनमेंट, यह सब हमारी आदतों पर गहरा असर डालते हैं। अगर आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे या उनकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा बहुत हाई रहती थी, तो हो सकता है कि आपके अंदर फेलियर का डर बैठ गया हो और उस डर से बचने के लिए आपने काम टालना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल, एक लड़की थी आमिशा जो आर्ट में बहुत अच्छी थी, पर उसके पिता हमेशा कहते थे इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। जब भी वह पेंटिंग शुरू करती, उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती। धीरे धीरे उसने पेंटिंग करना ही टालना शुरू कर दिया, क्योंकि वह अनकॉन्शियसली अपने पिता को गलत साबित करने के प्रेशर से बचना चाहती थी। कभी कभी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव पेरेंट्स भी प्रोक्रेस्टिनेशन को बढ़ावा देते हैं। जब बच्चे के सारे डिसीजंस माँ बाप लेते हैं, तो वह बच्चा कभी खुद पर भरोसा करना सीख ही नहीं पाता। उसे लगता है कि वह अकेले कुछ नहीं कर सकता। अपने पास्ट को समझना जरूरी है, उसे दोष देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर समझने के लिए।
जब आप समझ जाएंगे कि आपका डर कहां से आ रहा है, तो आप उसे हील करना शुरू कर सकते हैं। आप अपने बचपन के कैदी नहीं हैं। आप आज अपने सीईओ हैं।